May I come in, sir? कम इन प्लीज। Good afternoon, sir. कोड नंबर होगा आपके पास? Sir, 1919. ये मुझे दीजिए और जाके बैठिए। Thank you, sir. अपने नाम का उल्लेख आपको नहीं करना है। नाम की जगह इस कोड को यूज करते हुए अपना परिचय बोर्ड को दें जिसपे हम आपका साक्षात्कार ले सकें। सर, फिलहाल के लिए मेरा जो कोड नंबर है 1919 वही मेरी पहचान है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमए हिस्ट्री से किया है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? सर, तो आपका कोड 1919। यस सर। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री 1919 आप काफी कुछ बता सकते हैं। यस सर। एज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी सर। तो इतिहास, हिस्ट्री और ऑप्शनल भी आपका हिस्ट्री है। यस सर। क्या ऐसी चीज है इतिहास में कि ये कहा जा सके कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए एज ए सिटीजन और एज ए ब्यूरोक्रेट आल्सो? सर, इतिहास की स्टडी हम लोग करते हैं जो प्राचीन टाइम में जो भी घटित हुआ है या जो भी घटनाएं जिस परिवर्तन के साथ घटित हुई हैं उनका हम दोबारा अध्ययन करें और उनसे सीखें कि आगे राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र हो या जो भी समाज का निर्माण हो, नई विचारधाराओं का निर्माण हो, उनका किस तरीके से निष्कर्ष उस टाइम पर निकला था या हम उससे क्या नया सीख सकते हैं आगे के अपने समाज सुधार के लिए, राजनीतिक सुधार के लिए। इसलिए इतिहास का अध्ययन करना चाहिए और उसका विवेचन भी करना चाहिए। अच्छा, एक इतिहासकार कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले एक लेसन के रूप में और दूसरी बार त्रासदी के रूप में। किसने कहा था? सर, सॉरी सर, कार्ल मार्क्स ने। यस सर। दूसरी तरफ मार्क ट्वेन कहते हैं कि इतिहास रिपीट नहीं करता, राइम करता है, दोहराता हुआ प्रतीक होता है। किसका स्टेटमेंट के करीब आप पाते हैं अपने आप को या सोचते हैं? इतिहास दोहराता है या इतिहास दोहराता हुआ प्रतीक होता है? सर, मैं दूसरे स्टेटमेंट के करीब अपने आप को पाता हूँ क्योंकि इतिहास दोहराने का अर्थ होगा घटनाओं का दोहराव और कभी भी समय चक्र में कोई भी घटना अपने आप को पूरी तरह से नहीं दोहरा सकती क्योंकि उसमें फैक्ट्स का, उसमें आसपास की परिस्थितियों का भी बदलाव हो सकता है हमेशा। तो हो सकता है कि उसकी जैसी परिस्थिति आगे कभी बने तो वो दोहराता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन इतिहास कभी भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं दोहरा सकता। अच्छा, चेंज यस सर। एक शब्द है हिंदी में जिसे परिवर्तन कहते हैं। यस सर। और कहा जाता है कि दुनिया में एक ही चीज शाश्वत है, वो है परिवर्तन, चेंज। यस सर। अगर आपको कुछ परिवर्तन करने का मौका मिले अपने में, उत्तर प्रदेश में और भारत में, यस सर, तो क्या चेंज चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले अपने से शुरुआत करता हूं कि अगर मैं अपने में परिवर्तन करना चाहूंगा, जिसके लिए मैं प्रयासरत भी रहता हूं कि कोई भी अगर मेरे से गलती होती है या किसी भी चीज में मैं कोई भी गलती कर देता हूं तो उसको स्वीकार करके उसको बदलना चाहूं तुरंत, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती कर देते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में चेंजेस लाना चाहूंगा वो 2-3 चीज पे होगा। एक तो सबसे जो समयानुकूल मुझे समझ में आता है वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, तो पर्यावरण संरक्षण साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल, उस चीज़ पे मैं गौर करना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्तर पर मैं अगर कोई चेंजेस करना चाहूँगा तो उस पर भी मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले पर्यावरण से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रहेगी। दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर रहेगी, जो कि उत्तर प्रदेश में अपने आप शामिल हो जाएगा। अच्छा, अभी बहुत सारी समस्याएं हर देश के सामने हैं, हमारे देश के सामने भी हैं। अगर 3 सबसे बड़ी समस्या का चयन आपके अनुसार कहा जाए, भारत की 3 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, तो आप किनका चयन करेंगे? सर, भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या को अगर अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाए तो एक तो समस्या है वो है भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, जिसको लेकर पड़ोसी देशों से और आंतरिक तौर पर भी कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जो भारत के लिए और विश्व भर के लिए वो है क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट।
तो ये है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो अभी युवा वर्ग है, और सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। तो उस हिसाब से लिटरेसी रेट हो या हेल्थ हो या केपीआई जिसको की परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, उसमें इंडिया की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश से हैं। यस सर। और आप इस सेवा के लिए राज्य लोक सेवा में आप उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। यस ऐसा क्यों, एमपी में ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, ऐसा नहीं है कि मैंने एमपी और इसमें ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की जो अवस्थिति है वो दोनों पास पास में है। दोनों का सांस्कृतिक रूप से भी एकजोल है, और वहाँ पर और मध्य प्रदेश में और यहाँ पर रहने में, बोलने में या किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल साम्यता है दोनों में। तो कहीं भी सर्विस अगर करने का मौका मिले तो आसानी से किया जा सकता है, इसलिए। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, आपने पढ़ा है उत्तर प्रदेश की संस्कृति या अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में, उसके डेमोग्राफी के बारे में सब जानते हैं, अवेयर हैं आप? यस सर। अच्छा, अभी ग्वालियर का इतिहास तो अच्छा नहीं रहा। अगर हम देखें अपने इतिहास में 1857 के विद्रोह को लेकर, है ना, एक तरह से ये बताया गया कि उन्होंने डिच किया हमारे विद्रोही जो लोग नेतृत्व कर थे। यस सर। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर, इसके बारे में इतिहास की अलग अलग संकल्पनाएं शुरुआत से आती रही है कि, और इसमें भी बताया जाता है कि मतलब राष्ट्रवादी जब इतिहास लेखन हुआ या उसके बाद में भी जो राष्ट्रवादी जो सोच है उसके अनुसार ये है कि सिंधिया राजघराने, जो कि ग्वालियर के सबसे मुख्य राजघराने रहे 1857 के समय पर, तो उनको बोला जाता है कि इन्होंने देशद्रोह किया या ये किया या अंग्रेजों का साथ दिया, कई सारी बातें होती हैं। लेकिन जब इतिहास के विद्यार्थी की तरह हम जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमको उस चीज़ की समय और परिस्थिति के हिसाब से और विचारधारा के विकास के हिसाब से हमको समझना चाहिए। 1857 के समय पर राष्ट्रवाद या पूरे भारत राष्ट्र की कोई संकल्पना ही नहीं थी। तो सिंधिया के प्रति का आप समर्थन करते हैं? सर, समर्थन तो नहीं, लेकिन पूरी तरह से विरोध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय पर चाहे झांसी की रानी हो या कोई भी छोटे छोटे राजवंश हो, उन्होंने देश से अधिक केवल अपने ही राज्य की रक्षा की थी। तो सबने जिसको जैसा सुटेबल लगा उन्होंने उस हिसाब से किया। सिंधिया जी को लगा कि राज्य की रक्षा अगर इस तरह से किया जा सकता है तो उन्होंने किया, लेकिन राष्ट्र को लेकर भावना किसी और राजवंश में भी नजर नहीं आती। आपको दोनों में चयनित करने का मौका मिले, सिंधिया जी और झांसी की रानी में, तो किसे आप प्रायोरिटी देंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाया जाए? सर, प्रायोरिटी मैं झांसी की रानी को दूंगा, क्योंकि जो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कॉलोनियल जो शासक थे उनसे हर संभव उन्होंने अपने जो मिट्टी की रक्षा करने की। सर, राष्ट्रीय ध्वज और ग्वालियर में क्या संबंध है? सर सॉरी सर। आपने कहा कि एमपी और यूपी की संस्कृति, कला सब एक ही जैसी है, तो मैं बेसिक डिफरेंस जानना चाहूंगा कि कला, संस्कृति और विरासत में। सर, संस्कृति जो होती है वो उस जगह की रहन सहन, खान पान या रहने के तरीके जो होते हैं उसको संस्कृति बोला जाता है। कला जो होती है वो संस्कृति के प्रभाव में आकर जो भी नया आर्ट या जो भी प्रोडक्शन कह सकते हैं उसको, उसका निर्माण किया जाता है, जिसको या फिजिकल रूप दिया जाता है संस्कृति को, तो वो कला हो जाती है। और सर एक और विरासत जो होती है सर, वो इतिहास के पूरे समय दृष्टि से हम देखा जाए तो जो भी हमने संजोया है अभी तक या जो बनाया है उसको जब हम संभाल के रखते हैं तो वो विरासत कहलाती है। इतिहास के विद्यार्थी हैं आप, और कहा जाता है कि जो बीत गया वो इतिहास हो गया। अगर हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं, सिर्फ इसी मंथ की बात करते हैं, जनवरी में, तो जनवरी में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं या क्या क्या इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो बीते हैं? पूरा फुल ऑफ इवेंट्स का मंथ ये है जनवरी। सर, पूरी तरह से बीते हुए तो नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे कि फार्म लॉज पे गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन भी आया है। सीक्वेंस में अगर आप बताएं, अगर हम आपको एग्जांपल के सूप दे दें 1 जनवरी से। सर, 1 जनवरी को नया साल अभी निकला है, 1 जनवरी को, और ये वैक्सीनेशन का जो काम 13 या 14 को जो शुरू हुआ था, 13 को या 14 को या किसी और डेट को, एग्जैक्टली याद नहीं है सर, लेकिन इसी समय कुछ हुआ था। और फार्म लॉज का जो कमेटी वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, वो शायद 2-3 ही घटनाएं मुख्य याद आ रही हैं। ये संगठित अपराध क्या होता है और ये आतंकवाद से कैसे भिन्न है?
सर, संगठित अपराध जो होता है वो विशेष तौर पर पूरी तरह से प्री प्लान्ड अपराध होता है, और इसमें कई सारे संगठन या कई सारे स्टेक होल्डर एक साथ काम करते हैं, और ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है। और आतंकवाद जरूरी नहीं है कि प्लानिंग के साथ किया जा सके और प्री प्लान ही हो। आतंकवाद संगठित अपराध के द्वारा भी हो सकता है या असंगठित अपराध के द्वारा भी हो सकता है। क्यों आतंकवादी आते हैं तो वो प्लान करके नहीं आते हैं? सर, मैंने ये कहा कि आतंकवादी जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि प्लान करके ही आए, हो सकता है कि बिना प्लान करके भी वो कर सकते हैं या प्लान करके भी आ सकते हैं। संगठित अपराध का एक तत्व हो सकता है आतंकवाद। देखिए, तो सबसे बड़ी समस्या है वंचित वर्गों तक जो उचित प्रोजेक्ट्स और ये कह सकते हैं कि पॉलिसीज पहुंचाना या उनका ख्याल रखना, देखभाल करना। तो वंचित वर्ग की श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं और संविधान के अंतर्गत इनको, वंचित वर्ग को कौन कौन सी अलग से सुविधाएं दी गई हैं या किस किस आर्टिकल में इनका वर्णन किया गया है? सर, वंचित वर्ग की श्रेणी में सबसे पहले बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और SC ST से कैटेगरी से संबंधित लोग जिनको संविधान में संरक्षण भी है, और सर यही सब वंचित वर्ग में आते हैं मेनली। और संविधान में फंडामेंटल राइट्स के द्वारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और 29, 30 इस तरह से फंडामेंटल राइट्स में भी दिया गया है। और इसके अलावा आर्टिकल 39, 40, 41 इस तरीके से DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें भी इनको संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा पार्लियामेंट में आरक्षण के द्वारा और कई सारे प्रावधान किए गए हैं जिनसे वंचित वर्ग को संरक्षण दिया जाए। यूपी में के प्रशासन में आप आना चाहते हैं, यूपी के प्रशासन की जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। सर, यूपी के प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था देश के लगभग सभी राज्यों के समान ही है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है, और जो सामान्य व्यवस्था है जो संविधान के अकॉर्डिंग वो उसी के अनुसार है। तो शासन और प्रशासन एक है या अलग है? सर, शासन का जो सिद्धांत है वो आधारतः जो बड़ा सिद्धांत है जिसमें कल्याण कार्यों से लेकर के और पूरे राज्य की पूरी एक व्यवस्था से लेकर के उसको शामिल किया जाता है। लेकिन प्रशासन शासन का ही अंग है जिसमें शासन के जो उद्देश्य होते हैं उनको लागू कराया जाता है। अच्छा, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप? यस सर। आपका कोड नंबर क्या था? 1919। इतिहास में इस ईयर का क्या रेलेवेंस है? सर, भारतीय इतिहास में इस ईयर का बहुत रेलेवेंस है। सबसे पहले तो 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे भारत शासन अधिनियम के द्वारा, वो है। और इसी टाइम पर जो रॉलेट एक्ट के जो बाद की घटनाएं थी वो भी घट रही थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इस ईयर का बहुत अधिक महत्व। अच्छा, रॉलेट एक्ट की बात की तो जो रॉलेट एक्ट मूवमेंट था उसके पहले एक कमेटी बनाई गई थी कोई? रॉलेट एक्ट मूवमेंट से पहले हम रॉलेट एक्ट के खिलाफ मूवमेंट हुआ, तो रॉलेट एक्ट को लाने के लिए मींस जो एक कमेटी बनी थी उसी की सिफारिश पर तो रॉलेट एक्ट बनाया गया। यस सर। तो सर सिडनी रॉलेट जिसके अध्यक्ष थे उसमें क्या कोई भारतीय भी थे क्या? सर नहीं याद आ रहा सर। अच्छा, आप ये बताइए कि इतिहास का कौन सा कालखंड आपको सर्वाधिक आकर्षित करता है भारतीय इतिहास का? सर, इतिहास का वैसे कालखंड की दृष्टि से तो वैसे सारा इतिहास ही मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अगर रुचि सबसे ज्यादा इतिहास में है तो वो प्राचीन भारत में आता है। प्राचीन भारत की कौन सी घटना है जो आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और उससे हम अभी क्या सीख लेते हैं? सर, प्राचीन भारत की सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली घटना मुझे लगता है अशोक के द्वारा जो धम्म स्थापना की गई थी या धम्म के जो सिद्धांत लाए गए थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली घटना है, क्योंकि पूरे भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास की दृष्टि से वो एकमात्र ऐसी घटना थी जिसने शासन करने के एक वैकल्पिक तरीके को सबके सामने रखा, और वो ऐसा तरीका था जिसको आज तक हम आसानी से फॉलो किया जा सकता है। और भारत सरकार द्वारा अशोक के उन सिद्धांतों को, चाहे राष्ट्रीय चिन्ह हो चाहे अशोक चक्र हो, उनको लागू भी किया संविधान के लागू होने के बाद, और उसको आज तक चाहे अपनी विदेश नीति हो या प्रशासनिक सरकारी नीति हो उसमें मान्यता भी मिली हुई है। अच्छा, ये जो
1942 का मूवमेंट के बारे में सुना होगा आपने, भारत छोड़ो आंदोलन। सर भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा होने के बावजूद भी गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद नहीं किया और अपने आप को डिफेंड किया। यस सर। ऐसा क्यों डिफेंड किया और क्या कहकर डिफेंड किया? क्योंकि इसके पहले जब देखते हैं 1920 में जो 22 में जो चौरा चौरी घटना होती है, उसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। लेकिन वैसी ही घटना क्योंकि यहां होने भी लगी, लेकिन गांधी जी यहां वापस नहीं लेते हैं, अपने आप को डिफेंड भी करते हैं। सर गांधी जी के जब हम आंदोलन की बात करते हैं, वो चरणबद्ध तरीके से हमेशा आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कैसे, कौन कौन सा चरण था? सर जैसे कि जो असहयोग आंदोलन था, सबसे पहले चंपारण आंदोलन से ले लो, और असहयोग आंदोलन था, या फिर सबने अवज्ञा, भारत चंद। लेकिन इनमें चरणबद्ध तरीका ये है कि गांधी जी अपने आंदोलन को विराम देके और फिर आगे बढ़ाते हैं, विराम देके फिर आगे बढ़ाते हैं। तो विराम जो होता है उनका, उसमें वो रचनात्मक कार्यों को देते हैं, और रचनात्मक कार्यों का जो आधारभूत उद्देश्य था वो ये था कि रचनात्मक कार्यों के द्वारा जो जनता थी, या इन्होंने जो आंदोलन पहले शुरू किया था, उनको एक तरह से संगठित किया जाए, या उनकी जो कमी है उसको दूर करके दोबारा आंदोलन शुरू किया जाए। जब भारत छोड़ो आंदोलन का समय आया था, तो गांधी जी को ये लगने लगा था कि देश का हर तबका या देश का जितने भी निचले लोग हैं, वो भी आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। अब उनकी जो भावनाएं हैं वो भी आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। तो वो अब उनको ऐसा लगता था कि इस समय अगर इस ऊर्जा को खत्म कर दिया जाएगा तो शायद आंदोलन आगे। गांधी जी ने ऐसा तो नहीं कहा। गांधी जी तो, आप गांधी जी का जस्ट ऑपोजिट बता रहे हैं आप, क्योंकि गांधी जी यहाँ जब हिंसा हो रही है तो गांधी जी अपने आप को डिफेंड करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि भाई ये हिंसा जो है ये तो प्रतिक्रिया है, क्योंकि पहली बार जब हिंसा होती है तो वापस कर लेते हैं वो, लेकिन यहाँ वापस नहीं करते। तो आप तो उनको, गांधी जी को कह रहे हैं कि सभी, गांधी जी ने यहाँ खुद कहा है कि भारत इतना बड़ा देश है, हम सभी को एक सूत्र में नहीं बांध सकते, एक आइडियोलॉजी के अंतर्गत नहीं ला सकते। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? सर मैं आइडियोलॉजी की नहीं बोल रहा हूँ। गांधी जी का जो सिद्धांत था वो ये था कि सभी समाज के सभी जो वर्ग हैं उनको एक साथ लाके और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर गांधी जी को ये लग रहा था कि सरकार जो भी एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है, उसके प्रतिक्रिया के तौर पर ये घटनाएं हो रही। अच्छा चलिए, गांधी जी के किस आंदोलन को व्हाइट रिवर फ्लोइंग मूवमेंट कहा जाता है? व्हाइट रिवर फ्लोइंग मूवमेंट, सर कैन आई गेस? सबने अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, वहां पहुंचते हैं गांधी जी, कहाँ पहुंचा? उन साबरमती से लेके किस जगह जाते हैं वो? दांडी यात्रा करते हैं, दांडी जाते हैं, नौसारी डेस्टिनेशन याद। अच्छा ठीक है, दांडी जाते हैं। यस सर। दांडी को उन्होंने उत्तर प्रदेश के, उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के या अभी उत्तराखंड के एक शहर से तुलना करते हैं। वो शहर कौन सा है? सॉरी सर। हरिद्वार से उनकी तुलना करते हैं। यस। चलिए, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, हम लोग स्वतंत्र भी हुए हैं। स्वतंत्र भारत की सबसे प्रमुख समस्या क्या थी? सबसे प्रमुख? सर स्वतंत्र भारत की सबसे प्रमुख समस्या थी सर रिसोर्सेस का सही से यूटिलाइजेशन नहीं होना, और रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन करने के लिए ह्यूमन कैपिटल का भी नहीं होना, जो आज तक बड़ी समस्या है। क्योंकि भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी ह्यूमन कैपिटल पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है, या लिटरेसी, हेल्थ, इसमें सारी चीज़ें मैं शामिल करना चाहूँगा। वो सबसे बड़ी समस्या थी और इसका आज तक पूरी तरह से निदान नहीं हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि पहली बार भारत एक केंद्र शासन के अधीन आया था? इसके पहले भारतीयों का शासन बहुत बड़े क्षेत्र में था, लेकिन छोटे छोटे राजा भी थे, ये सब भी। यस सर। पहली समस्या यही थी कि हम उनको कैसे एक सूत्र में बांधे रखें। क्या ये समस्या नहीं थी कि आप सीधे वहां चले गए? सर ये समस्या बिल्कुल सही बात है थी, क्योंकि यहाँ पे राज्यों को एकत्रित करना या एक केंद्र के अंदर लाना भी बहुत बड़ी प्रोसेस का हिस्सा था, और उसमें बहुत सारी समस्याएं आई थी। लेकिन इस समस्याओं के निदान के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आधारभूत समस्या जो थी वो मानव विकास की ही थी। अगर हम विकास के उन पहलुओं को ज्यादा अच्छी तरीके से, या वो स्थिति पहले से अच्छी होती, तो शायद हम उसमें इस वाली समस्या को भी समाधान करने में ज्यादा सफल होते हैं। जी चलिए बताइए, मूवमेंट, रिवोल्ट और रिवोल्यूशन, यस सर, इसमें क्या फर्क होता है? सर मूवमेंट जो होता है वो किसी एक समस्या को लेकर के या फिर किसी एक मांग को लेकर के चलाया जाने वाला एक कालखंड, मतलब एक समय सापेक्ष में चलाया जाने वाला एक प्रतिरोध का एक हिस्सा होता है। और ये ज़्यादातर जो है सरकारी नीति के अधीन ही किया जाता है।
और जो रिवोल्ट जो होता है वो सरकार की नीतियों के विरोध में या सरकार के विरोध में तीव्र गति से किया जाने वाला कृत्य। अब जैसे सरकार के विरोध में कहा तो 1931 में जो मूवमेंट हुआ, 30 में जो मूवमेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें तो कानून को तोड़ा गया, तो सरकार के विरोध हो गया तो विद्रोह होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सर विद्रोह आंदोलन को सर इसलिए बोला गया क्योंकि सर हमारे परिप्रेक्ष्य में वो हमारी राष्ट्रवादी मांगों को लेकर था। तो कुछ हद तक ये भी होता है कि जिनके परिप्रेक्ष्य में हम जिस चीज़ की व्याख्या करते हैं उसको आंदोलन का रूप देते हैं, बोलते हैं उसको। जैसे 1857 के आंदोलन की भी बात करते हैं हम, तो जब ब्रिटिशर्स उस चीज़ को कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये विद्रोह था या सिपाही विद्रोह था, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये आंदोलन था या क्रांति थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो हमारे परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र 1857 का क्या था, विद्रोह थी या क्रांति थी? सर ये हमारे अनुसार तो एक संप्रभुता के लिए या राष्ट्र के लिए तो वो क्रांति थी। अभी तो आपने कहा कि उस समय भारत राष्ट्र भी नहीं था, इसके पहले भी जब इनकी बात, राष्ट्र नहीं था लेकिन राष्ट्रवाद बनने की प्रोसेस उसी समय से शुरू हुई थी। राष्ट्रवाद बनने की जो प्रक्रिया थी वो उसी समय से शुरू हुई थी, या कह सकते हैं राष्ट्रवाद की पहली घटना वो थी। अच्छा, आप ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं, अभी वर्तमान में कृषि पे काफी चर्चा चल रही है। आपके क्षेत्र में क्षेत्र के प्रमुख उपज क्या क्या है? सर मेरे क्षेत्र में जो रबी की फसलें हैं उनमें मुख्यतः सरसों और गेहूं और चने और अरहर की दाल ये होता है, और खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का और कुछ हद तक सिंचित क्षेत्रों में धान की भी खेती होती है। आपके यहाँ सिंचाई की कोई परियोजना है जिससे सिंचाई की होती है आपके क्षेत्र में, या चंबल क्षेत्र में कोई? सर चंबल क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन वहाँ पे हासी डैम है, हासी डैम के द्वारा हासी नहर परियोजना है, वहाँ से बहुत सारे क्षेत्र में नहर। अच्छा, आपने एक फसल में बताया, इसका क्या नाम है, तिलहन का, सरसों। यस सर। तो भारत में सरसों तेल एक प्रमुख तेल का हिस्सा हो जाता है, खाद्य तेल है। उसके अलावा और किस तेल का उत्पादन को सरकार प्रमोट कर रही है? सर मध्य प्रदेश सरकार जो बेसिकली सोया प्रदेश भी बोला जाता है, सोयाबीन के उत्पादन को, चलिए वो भी मान लिया। देखिए, सोयाबीन और सरसों दोनों में जो तेल का उत्पादन है बहुत सीमित है। तो एक ऐसे तेल के पौधे का नाम बताइए जिसका उत्पादन सरसों से 3 गुना से 4 गुना अधिक है। सॉरी सर, पाम ऑयल का नाम सुना है आपने? यस सर सुना है। पिछले 3-4 दशक में मोटे अनाज का जो जोत है कम हुआ है। यस सर। तो मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए देखिए, जैसे जैसे हमारे जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ी, उसमें एक प्रमुख योगदान रहा कि हमने मोटे अनाज को छोड़ दिया। यस सर। तो मोटे अनाज को फिर से प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की कोई योजना है उसके उत्पादन को प्रमोट करने के लिए? सर भारत सरकार खाद्य सुरक्षा मिशन जो है उसके द्वारा दलहन के उत्पादन पर जोर देती है, और सामूहिक रूप से जो कृषि उत्पादन की जो कई सारी परियोजनाएं हैं उनमें भारत सरकार सामान्य तौर पर मोटे अनाज को सामने रखती है और लोगों को अवेयर भी करती है कि इसको उपजाया जाए। मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए मोटे अनाज से क्या फायदा हो सकता है? मान लीजिए हम चावल को हटा के पूरी तरह मोटे अनाज में आ जाए, तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में क्या फायदा हो सकता है? सर मध्य प्रदेश का जो पूरा मतलब आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो शुष्क प्रदेश में आता है, और वहाँ पर मृदा के हिसाब से देखा जाए तो मोटा अनाज ही सबसे ज़्यादा सुटेबल है, और प्राचीन मतलब पुराने समय से वही ज़्यादा होता आया है, लेकिन आजकल बदलाव आके धान हुआ है। तो फायदा उसमें ये है मोटे अनाज से। सबसे पहली बात तो आपकी बात मैं समझ गया, शुष्क प्रदेश से आपने की पॉइंट बता दिया। अच्छा, आपके यहाँ डेयरी कोऑपरेटिव है मध्य प्रदेश में? जो दूध आता है किसका आता है? सर है सांची। तो जो डेयरी कोऑपरेटिव है उसका ढांचा, जैसे अभी कृषि पे इतने विवाद चल रहे हैं, तो डेयरी कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, कोई आइडिया है आपको? सर डेयरी कोऑपरेटिव जो है भारत की सबसे ज़्यादा सफलतम सहकारी संस्था मानी जाती है, जिसमें लोकल जो किसान होते हैं उनसे आपस में जो दूध होता है सबका सहकारिता के आधार पर इकट्ठा किया जाता है, और उसको सहकारी जो संस्था जिसकी मिल लगी हुई है वहाँ पे सारे दूध को इकट्ठा करके वहाँ से उनको प्रोसेस किया जाता है, और मालिकाना हक के आधार पर किसानों को। कितने स्तर पे होती है जो डेयरी कोऑपरेटिव में ये जो प्रोसेस आपने बताया, कितने स्तर पे, 2 स्तर 3 स्तर कैसा होता है, कोई आइडिया? सर आइडिया तो नहीं है वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा गैस कर सकता हूँ। कृषि में इस प्रकार का
जो कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों नहीं आ पाया? इसका क्या कारण लगता है कि जब अच्छा डेयरी कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है इसके जनक कौन कहे जाते हैं? सर वो थोड़ा सा भूल गया सर। वर्गीस कुरियन। तो कृषि में इस तरह का कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों नहीं आ पाया? डेयरी कोऑपरेटिव अगर भारत के हर किसी भी राज्य में चले जाइएगा, किसी भी राज्य में, तो डेयरी कोऑपरेटिव सफल है, वो प्रॉफिट भी दे रहा है, ये नहीं कि लॉस में है। डेयरी कोऑपरेटिव प्रॉफिट में रहा है और किसानों का भी लाभ दे रहा है और जो उत्पाद एज ए कंज्यूमर हमें भी मिल रहा है। तो कृषि में ये क्यों नहीं सफल हो पाया? सर कृषि में सफल ना होने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले तो सर कृषि जो भूमि अधिकारों को लेकर इस देश में बहुत सारे विवाद हैं और आज भी भूमि अधिकारों की स्पष्टता बहुत सही नहीं है और कई सारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर पहल भी कर रही हैं। तो भूमि कानून विवाद से दूसरा है इसमें सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कृषि के आधार पर बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसमें जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है या जो प्रोक्योरमेंट है वो ठीक से डेवलप नहीं है इस देश में अभी भी। दूध तो उससे ज्यादा है। दूध तो आपका, आप सब्जी से जल्दी दूध खराब होता है। जब आप दूध में आपको प्रोसेस प्रोवाइड कर सकते हैं तो फल सब्जी में क्यों नहीं कर सकते हैं? सर इसको लेकर तो हाईली पेरिसेबल है, दूध का लाइफ तो 1-2 दिन है, फल सब्जी का कभी भी होगा, उससे ज्यादा होगा, फिर भी वहाँ क्यों नहीं हो पाया? सर इस दूध का जो उत्पादन होता है और उसको जो कलेक्ट किया जाता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से उपलब्ध है अभी, क्योंकि सरकार ने भी कानूनों के द्वारा इसको पूरी तरह से किया, लेकिन आज तक कृषि के क्षेत्र में अभी तक एक कानूनी ढांचा निर्मित नहीं है जिसके तहत जो है आपका एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट की कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। एपीएमसी एक्ट की 1-2 बुराई बता दीजिए। सर एपीएमसी एक्ट की एक सबसे बड़ी बुराई जो है वहाँ पर जो मिडिल मैन होते हैं वो उनका जो रेगुलेशन है या उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, जिससे किसान जो होता है वो वहाँ पर ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाता है। दूसरा एपीएमसी एक्ट जो है मोनोपोली निर्धारित करता है, जिसके आधार पर कृषि फसलों को मार्केट में सही से, मतलब जो छोटा किसान होता है वो बेच नहीं सकता है ठीक से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पीजी किया हुआ है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी विशेष रूप से फेमस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आप किया और दूसरा जेएनयू, दोनों यूनिवर्सिटी में आप बेसिक डिफरेंस क्या देखते हैं? सर बेसिक डिफरेंस ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर सभी, मतलब लगभग सभी तरह की अध्ययन को प्रोत्साहित। सर दोनों का कल्चर मुझे लगभग समान ही दिखाई देता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्ययन की जो कोर्सेस हैं या विषय हैं वो ज़्यादा मात्रा में है। ये है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोटो क्या है? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोटो है निष्ठा धृति सत्यम। अभी हम लोग गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। सर तो गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन है, सरमिया अवज्ञा है, खिलाफत है, असहयोग है, करो और मरो है, ये उनका। इन सारे आंदोलनों के बीच में अगर संबंध स्थापित करना हो, जरा संबंध स्थापित करके बताइए। सर इन सभी आंदोलनों में एक बात है जो कि पूरी तरह से कॉमन है। गांधी जी आंदोलन को रचनात्मक ढंग से, जैसे कि केवल विदेशी तत्वों के खिलाफ ही या विदेशी शासकों के खिलाफ ही। आंदोलनों में संबंध ढूंढना चाहते हैं, कोई संबंध है क्या? सर संबंध इस नजरिए से भी ले सकते हैं कि ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से मतलब छोटे स्तर से बड़े स्तर तक एकदम विकसित होते गए और एक आंदोलन, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो उसका जो आधार निर्मित करता है वो असहयोग आंदोलन करता है और भारत छोड़ो आंदोलन तो उसका आधार सविनय अवज्ञा आंदोलन करता है। इस तरीके से ये एक तरह से सीढ़ियों की तरह विकसित होते जाते हैं। आपके पिताजी फार्मर हैं? यस सर। और आजकल किसान आंदोलन की चर्चा में है। यस सर। अगर सरकार आपको डिप्टी कलेक्टर बना देती है और सजेशन आपसे मांगती है कि किसानों की आय को बढ़ाना है, तो सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर सबसे पहला सुझाव तो ये होगा सर कि किसानों को लेकर जो भी नीतियां सरकार की चल रही हैं उन नीतियों को लोकल स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर पूरी तरह से जो किसान हैं जो कि सरकार की नीतियों को बाय एंड लार्ज नहीं जानते हैं और तो उनको सबसे पहले तो नीतियों की स्पष्टता बताई जाए, क्योंकि कानूनी भाषा शायद किसानों को समझ में नहीं आती है। दूसरी बात, जो किसानों की सरकार की योजनाएं जो किसानों के इनपुट के लिए जो हैं योजनाएं, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो या सब्सिडी किसी भी तरह की हो, उसके बारे में कम्युनिटी सर्विस सेंटर से
या फिर अन्य तरीकों से किसानों को पूरी तरह से सही जानकारी प्रोवाइड कराई जाए। दूसरी बात, जो उत्पादन उनका हो चुका है उनके लिए जो ई-नैम से लेकर के एपीएमसी से लेकर के जो भी सरकार फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, उसके लिए किसानों को ग्रामीण स्तर पर असिस्ट किया जाए। अभी इस किसान आंदोलन को लेकर के दिल्ली में आपने देखा होगा कुछ अराजक तत्वों ने कुछ गड़बड़ी हिंसा फैलाई है। सपोज दैट आप दिल्ली के कमिश्नर होते हैं, पुलिस कमिश्नर होते हैं, तो आप इस आंदोलन को कैसे रोकते हैं? सर, आंदोलन को रोकना तो मतलब डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, लेकिन जो भी घटना घटित हुई, आंदोलन मतलब जो हिंसात्मक घटनाएं हैं उसको कैसे? सर हिंसात्मक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में 26 जनवरी को जैसे कि पहले ही वार्निंग कह लो या थोड़ी जानकारी लगभग हो चुकी थी कि ये आंदोलन जो है दिल्ली की तरफ कूच करेगा, तो राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस को देखते हुए सभी जो राष्ट्रीय धरोहर थी उनके आधार पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया जाता और उसको पहले से समझ के जो भी जैसे लाल किला में घुसने की या किसी भी जगह पे घुसने की कोई कोशिश करता तो उसको काफी दूरी से रोक दिया जाता। आज से हमारा बजट से कुछ हो रहा है सर, तो अगर सर आप पिछला हमारा 2020 का भैया पैंडेमिक में गया है, यस सर, और आप भी कुछ समस्याओं से घिरे होंगे, यस सर, और राष्ट्र भी कहीं आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, यस सर। तो इस बजट में अगर गवर्नमेंट आपसे कुछ सजेशंस मांगेगी, क्या किया जाना चाहिए ताकि जनता को लाभ पहुंचे? जनता को क्या, सरकार को क्या सुझाव देंगे? सर, सरकार के लिए इस पैंडेमिक को देखते हुए सबसे पहला सुझाव तो यही होगा कि जो भी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड लेबर जो भी माइग्रेट भी हुई है, तो सबसे ज्यादा उनका जो ऑक्यूपेशन है उन्हीं का छीना गया है। तो सबसे पहले सरकार को जो ध्यान देना चाहिए उनके ऑक्यूपेशंस पे और उनकी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, जिससे डिमांड भी जनरेट होगी और इकोनॉमी जो है आगे भी बढ़ पाएगी, क्योंकि मंदी का भी प्रभाव है। तो बेसिक लेवल पर डिमांड जनरेशन का काम गवर्नमेंट को सबसे पहले करना चाहिए। यूपी में कितने गांव हैं? सर गांव आइडिया नहीं, ब्लॉक सर 300 कुछ हैं, लेकिन यूपी के पहले राज्यपाल कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन सर। और मुख्यमंत्री सर नहीं याद आ रहा। अच्छा, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो किस नंबर के हैं? सर 44th। लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, अभी पैंडेमिक एरा चल रहा है, कोरोना को लेकर अभी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, और मान लीजिए कोरोना को लेकर के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट भी चल रहा है। यस सर। ठीक है ना, लेकिन आप गए किसी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए और एज ए डिप्टी कलेक्टर आपने देखा कुछ अनियमितताएं हैं, डॉक्टर समय से नहीं आ रहे हैं और आ रहे हैं तो शायद मरीज को देखने नहीं आ रहे हैं, और फिर आपने डॉक्टर के साथ मीटिंग की और किसी डॉक्टर को आपने बोला भाई देखो आप ठीक से काम करो, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइट हो गया। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों ने आपके ऊपर ही आरोप लगा दिया कि आप तानाशाही का व्यवहार कर रहे हैं और हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम लोग नहीं देखेंगे। यस सर। और ये समस्या आ गई, आपने तो अच्छे काम के लिए उनको एक डायरेक्शन दिया था और आप ही के ऊपर तानाशाही का आरोप लग गया और वो स्ट्राइक पर चले गए। इससे समस्या बढ़ने की बजाय और बिगड़ गई कि मरीज अंडर ट्रीटमेंट होंगे, उनको क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है और पेनकिलर भी कर सकते हैं। ये समस्या आपके सामने आती तो कैसे सुधरेगा? सर सबसे पहले तो एज ए डिप्टी कलेक्टर उसका काम होता है रेगुलेशन करना या किसी भी विभाग में जो भी जिम्मेदारी है उसका ठीक तरह से पालन हो, उसमें पारदर्शिता हो, तो उसके लिए जो भी कार्य किया गया वो तो किया ही जाना चाहिए। दूसरी बात, इसमें नेतृत्व की भावना का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साथ में किसी भी विभाग से कोई भी काम कर रहा है, जैसे कि चिकित्सा विभाग से भी कोई काम कर रहा है या डॉक्टर हैं, हेड हैं, तो उनको जो भी हमें कार्रवाई करेंगे सबसे पहले तो उनको साथ में लेकर के और उनको मतलब पूरा एश्योरेंस दे करके और उनसे ही पूरा विश्वास में लेकर ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि स्ट्राइक वगैरह हो जाती है, तो सबसे पहला काम है कि पूरी कार्रवाई को पारदर्शिता के साथ सामने रखा जाएगा और वहाँ पे जो चिकित्सा विभाग के प्रमुख होंगे उनसे सारे मुद्दे को सुलझाया जाएगा। इतिहास में कहा जाता है दिल्ली कई बार बसाई गई। यस सर। किसने और कितनी बार? सर दिल्ली 7 बार बसाई हुई मानी जाती है, लेकिन सर एग्जैक्ट सर पहली बार जो दिल्ली का नाम तो ढिल्लिका था, लेकिन सर नहीं याद आ रहा, सॉरी सर। अच्छा, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि अशोक ने एक ही युद्ध किया, कलिंग वार, और उसके बाद जो भी हुआ, राजा कौन था कलिंग का उस समय? सर कलिंग के राजा के बारे में इतिहास में स्पष्टता नहीं मिलती है और कलिंग के राज्य की पूरी व्यवस्था के बारे में भी स्पष्टता नहीं मिलती है, लेकिन खारवेल का एक अभिलेख मिलता है
तो केवल वही उसी राजा का पता चलता है, लेकिन अशोक के समय पर राजा की बहुत जानकारी नहीं मिलती कि कलिंग में कौन था। क्या हो सकता है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ऐसा क्या होगा कि क्यों नहीं उल्लेख मिला? क्या ऐसी व्यवस्था होगी जिसके कारण बात नहीं की गई? कोई चीज गेस कर सकते हैं? कुछ ऐसे आधार रहे होंगे, कुछ ऐसी बातें रही होंगी, कोई ऐसा तंत्र रहा होगा जिसके कारण शायद राजा का नाम उतना महत्वपूर्ण ना रहा हो। सर इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अशोक जैसा जो शासक था वो अपने हर बात को या अपने चीजों को अभिलेख के माध्यम से प्रसारित करता था, और वो भी प्रथम बार ऐसा हुआ था कि उसने अभिलेख को पत्थरों पर गुदवाया था, तो जिसके वजह से वो आज तक संरक्षित है। तो पहला रीजन तो यही हो सकता है कि या तो उन्होंने इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं रखी हो जिससे राज्य की नीतियों को प्रसारित करने के लिए अभिलेख वगैरह, या रखी भी हो तो ऐसे किसी वस्तु या लकड़ी पर उन्होंने बनाया हो जो समय के साथ नष्ट हो गया हो। यही रीजन समझ में आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतिहास जो आप किताबें पढ़ते हैं बड़ी मशहूर रही है, बहुत सारे विद्वान जिनकी किताबें चलती हैं वो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यस सर। और लेकिन इतिहास लेखन को बड़ा लेकर गंभीर समस्या भी है। यस सर। DN झा से लेकर, और अभी हाल ही में एक मृत्यु भी हो गई एक अच्छे एजुकेशनलिस्ट हिस्ट्री के। यस सर। और लड़के पॉपुलर तो थे ही लड़कों के बीच। लेकिन दिल्ली में इस तरह का जो स्कूल जिसे हम मार्क्सवादी कहें या कहें कि जो मेन स्ट्रीम जो अब जनता चाह रही हो या जैसी सरकार चाह रही है उसके खिलाफ जाती है, इस तरह का लेखन क्या दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जानबूझकर एक लॉबिंग है उसकी, या जानबूझकर ऐसी चीजें की जाती हैं जिससे जो है एक परंपरा बनी रहे? सर इतिहास लेखन के साथ सबसे बड़ी समस्या जो समझी जाती है, इतिहास लेखन की कई विचारधाराएं जो समय के साथ विकसित होती है। तो मार्क्सवादी विचारधारा भी एक समय के साथ आर्थिक भौतिक कारणों को साथ में लेकर के विकसित हुई है। तो किसी भी तरीके से ये कहना कि जानबूझकर किया जाता है ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि हाँ एक वर्ग को जो जिन उपादानों पर विचार लिखा गया वो संतुष्ट करता है, तो हो सकता है दूसरे वर्ग को। कुछ महत्वपूर्ण इस जगह से जुड़े इतिहासकारों के नाम बताइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर DN झा और उपिंदर सिंह और सर सुनील कुमार जो सर अभी डेथ हुई है, VP साहू। और चलिए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। उत्तर प्रदेश सरकार की 3 ऐसी योजनाओं के नाम बताइए जो बेसिकली महिलाओं से रिलेटेड, महिला उत्थान। सर महिलाओं से रिलेटेड उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जो अभी सबसे मुख्य चल रही है, वो कन्या सुमंगला योजना है, जो कि गरीब और वंचित महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता से संबंधित है। दूसरी मिशन शक्ति परियोजना जो कि महिलाओं की जो कोई भी समस्या आती है या वहाँ से उनको यौन अपराध या कुछ हो जाता है तो उनको दोबारा पुनर्वास करने से संबंधित है। और तीसरी महिला हेल्पलाइन नंबर, सर उसका नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन वो चल रही है। थैंक यू।